हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ देख रहे हैं ग्रेविटेशन, आपके साइंस वन के टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। लेक्चर वाइज सीरीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, केपलर्स लॉज एंड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एक बहुत ही पॉपुलर कहानी है कि ग्रेविटेशन जो कंसेप्ट है उसकी डिस्कवरी कहां से हुई। तो हमारे सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल के बगीचे में बैठे थे, पेड़ के नीचे। उन्होंने एक एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा इस तरह से, और उन्होंने सोचा कि ये एप्पल सीधा सीधा नीचे क्यों गिरा। ये एप्पल थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा भी गिर सकता था एट अ एंगल, या फिर थोड़ा हॉरिजॉन्टली आड़वा आड़वा भी जा सकता था, लेकिन नहीं, एप्पल सीधा ही क्यों गिरा। तो इनके मन में सवाल आया, व्हाई डू ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा सीधा नीचे क्यों गिरता है। तो बहुत सोच विचार करने के बाद इन्होंने अपना थियरी ऑफ ग्रेविटेशन बताया। उसमें क्या बताया कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ हमारा क्या कर रहा है, अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब अर्थ क्या है, एप्पल को खींच रहा है अपनी तरफ, एंड दैट इज व्हाई एप्पल इज फॉलिंग डाउन। ठीक है, लेकिन वर्टिकली नीचे क्यों गिर रहा है। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स, मुझे बताओ, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है विद सम फोर्स। ठीक है, अर्थ एप्पल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। डायरेक्शन ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसका डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, एप्पल और ये जो एप्पल है और ये जो अर्थ का सेंटर है, एप्पल और सेंटर ऑफ द अर्थ का जो डायरेक्शन है, इज इट अ वर्टिकल डायरेक्शन। अगर मैं दोनों को ज्वाइंट करूं, एप्पल को और अर्थ के सेंटर को, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कम ऑन, यस और नो, यस सर नो। तो मुझे बताओ, डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल से लेके टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज अ वर्टिकल डायरेक्शन, एंड देयरफॉर एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। सिंपल, खत्म हो गई कहानी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात थी इसमें, नहीं थी। अगर इसको मैं ऐसे देखूं तो मुझे बताओ, एप्पल किधर गिरेगा, एप्पल से लेके अर्थ के सेंटर का जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। एप्पल विल फॉल इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट विल फॉल डाउन लाइक दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, पर्सनली पढ़ना चाहेंगे मुझसे, लाइव पढ़ना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे, तो हमारा आरंभ 5 बैच क्या होता है, आरंभ 5 बैच है, ऑफिशियल बैच, जहां पर मैं भी हूं, साइंस पढ़ा रहा हूं, गैलेक्सी मैम है जो मैथ्स पढ़ा रही हैं, शुभम सर भी हैं, एंड पूरा टीम ऑफ टीचर्स है। ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 2 बार पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस 2 बार पढ़ाया जाता है। ठीक है, एंड कोई भी इंक्वायरी आपको है रिगार्डिंग द बैच, आप इन दोनों नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशंस और एनी अदर इंक्वायरी, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। एक बहुत ही हट्टा कट्टा पहलवान आदमी आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड उसने एक वायर लिया हुआ है, ये वायर दिख रहा है आपको, ये वायर, और उसके ऊपर एक गोला इस तरह से बांधा हुआ है। ठीक है, अब ये जो स्पोर्ट है ना, इसका नाम है हैमर थ्रो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हैमर थ्रो बोलते हैं। हथौड़ा फेंक, हथौड़ा नहीं फेंकना है, गोला फेंकना है। ठीक है, बेसिकली इट इज एन ओलंपिक स्पोर्ट, हैमर थ्रो इसका नाम है। अब इसमें करना क्या है, इस गोले को घुमाएगा, जुप 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 घुमा के फेंकेगा। ये देखो, ऐसा झुपक 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 फुटक, ऐसा करके गोला फेंका। जब इसने गोले को फेंका, मुझे बताओ, अगर मैं इमेजिन करूं एक स्टोन, एक पत्थर टाइड टू अ स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी के ऊपर एक पत्थर को बांधा है एंड पे, और उसको हम घुमा रहे हैं। द स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड इट इज रोटेटेड इन अ सर्कल, ऐसा ऐसा घुमाया, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। चलो करके देखो, आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं। मेरे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं इधर, लेकिन मेरे पास ये एक चार्जर है। ठीक है, आप लोग करके देखो। ये मुझे बताओ, जब आप इसको ऐसा पकड़ के ऐसा घुमाएगा, अभी या तो मेरे सर पे लगेगा या तो गिरेगा, ये ऐसा करके घुमाते हो, क्या आप इसको अंदर की तरफ खींच रहे हो, क्या आप रस्सी को खींच रहे हो, रस्सी को आपको थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आप, ये जो चार्जर है इसको मैं घुमा रहा हूं, आप इस चार्जर के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन अ सर्कल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। आप उस पत्थर के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हो, आप इस रस्सी को खींच रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रही है बात। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है,
एक्सप्लेन करता हूं, सब कुछ बताऊंगा। चलो मान लेते हैं ये आदमी है, पत्थर बांधा है और ऐसा घुमा रहा है। कौन से डायरेक्शन में घुमा रहा है? ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपका जो घड़ी है, घड़ी का जो कांटा है, वो कांटा ऐसे घूमता है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये घड़ी का कांटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपका पत्थर आप घुमा रहे हो, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप उस रस्सी को खींच रहे हो, ठीक है, आप उस पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हो। दिस फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो पत्थर है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल मतलब क्या? ये जो सर्क्यूलर पाथ है ना, जिसके ऊपर आप उसको घुमा रहे हो। द फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय योर हैंड। आपका हाथ फोर्स लगा रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, वाया द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन मतलब क्या? मुझे बताओ। आपने इस रस्सी को खींच के रखा हुआ है, खिंचाव, रस्सी के अंदर कुछ खिंचाव है, उसको क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। मैं बहुत ही खराब कोशिश करूंगा हिंदी में लिखने की, पहली वेलांटी के दूसरी वेलांटी मेरे को नहीं मालूम। खिंचाव, आपने रस्सी को खिंचाव दिया है, खींच के रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेंशन, ठीक है। एंड वही टेंशन जो है, खिंचाव है, वही फोर्स है, ठीक है। फोर्स इज एक्सर्टेड बाय योर हैंड वाया द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। चलो और थोड़ा इसको आगे लेके जाएंगे कंसेप्ट को। इस तरह से आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, घुमा रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ में आता है आपको? कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहां तक समझ में आया बात? आप रस्सी को खींच रहे हो, आप टेंशन दे रहे हो, टेंशन इज द फोर्स। फोर्स का नाम क्या है, कैसे लगता है, क्या लगता है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। मुझे बताओ, जब आप इस पत्थर को या ऑब्जेक्ट को घुमाते हो, इस पॉइंट पे क्या उसके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी? ध्यान से सुनना, मेरी सारी बातें ध्यान से सुनते जाइए बस। इस पॉइंट पे इस पत्थर के पास कुछ लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, जिसको मैं v से डिनोट करता हूं। ये जो लीनियर वेलोसिटी है, उसका जो डायरेक्शन है, इट इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। इट इज अ टैंजेंट टू द सर्कल मतलब क्या? जिस सर्क्यूलर पाथ पे आप उसको घुमा रहे हो, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज अ टैंजेंट टू द सर्क्यूलर पाथ जिसके ऊपर आप इस पत्थर को घुमाने वाले हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा सुनो, अभी ध्यान से सुनना। अब जैसे जैसे आप इसको घुमाते हो, एट एवरी पॉइंट लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते जाता है, ठीक है। जब वो इधर था तो ये डायरेक्शन था, जब वो पत्थर इधर आया तो ये डायरेक्शन हुआ, जब वो इधर आया तो ये डायरेक्शन हुआ, जब इधर आया तो एट एवरी पॉइंट आप उसको घुमाओगे, एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। मुझे बताइए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर, समझते हो आप? वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, एंड उसके पास डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? एक वैल्यू, आप कितनी वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकेंड, ये एक वैल्यू है ना, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एंड डायरेक्शन, तो ये जब दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास कुछ वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, एंड एक डायरेक्शन भी है। इन दिस केस डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का? टेंजेंट टू द सर्क्यूलर पाथ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अच्छा, फिर जैसे जैसे आप घुमाते हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब कहना इसे, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे आप उसको घुमाओगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ये जो सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। दिस इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है एट एवरी पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। क्या आपको ये बातें समझ में आई? अंदर अंदर की बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेके गए हम। लीनियर वेलोसिटी के बारे में आपको समझ में आया। टेंजेंट टू द सर्कल, तो इसको मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकता हूं। क्या बोलूंगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपने फोर्स भी लगाया, जब आप उसको घुमा रहे थे ऐसा करके, तो आप फोर्स लगा रहे थे, आप इस रस्सी को खींच रहे हो अंदर की तरफ। अब मुझे बताओ, फोर्स का डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, बराबर। तो ये जो फोर्स है, इसको बोला जाता है, फोर्स को क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, खिंचाव,
टेंशन इन द स्ट्रिंग, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक बैलेंस बनता है। किसके किसके बीच में, वेलोसिटी के और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, एंड आपका जो पत्थर है वो सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये आपका फोर्स है जो आप अंदर की तरफ लगा रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब उसका डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड्स द सेंटर। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अभी ये पढ़ो क्या लिखा है। A force acts on any object, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सर्कल में घुमाते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसका डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होता है, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये डेफिनेशन है जो 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। चला बाबा, एवढं समजलंय की नाही, चला पुढे जाऊया। चलो अभी देखो क्या हुआ, वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, तब जाके आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है ऐसा, ठीक है। अगर फोर्स चला जाए, अगर वायर काट दिया, ठीक है, वायर को काट दिया अपने यहां से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चला जाएगा। तो मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट का क्या होगा, क्या वो सर्कल में घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा? अगर मैं इसको घुमा रहा था, अभी मैं बहुत ही रिस्की एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको घुमा रहा हूं और अगर ये यहां से छूट जाए, ऐसा निकल जाए, तो ये किधर उड़ेगा? उस पॉइंट पे वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में ये उड़ेगा, मतलब ऐसा उड़ जाएगा। ये जो चार्जर है किधर जाएगा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे, लीनियर वेलोसिटी का, उसके डायरेक्शन में ये सीधा सीधा उड़ेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो कोई चीज कब तक घूम सकती है, जब तक उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, जब तक उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दिया जा रहा है तब तक वो घूमेगा, उसके बाद वो उड़ेगा। अगर फोर्स चला गया तो वो उड़ जाएगा, सीधा सीधा उड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, नहीं समझा? ये देखो, देखो बाबा, जब तक उसने वायर को पकड़ के रखा है, ऐसा घुमा रहा है, झुपुक 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 झुपुक, जिस पॉइंट पे छोड़ा सीधा उड़ा। कौन से डायरेक्शन में उड़ा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में उड़ा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको सर्कुलर मोशन करते रहना है, सर्कुलर मोशन करना है, इट विल रिक्वायर अ कंटिन्यूअस इनवर्ड फोर्स, मतलब कंटिन्यूअस सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ेगा, तब जाके वो घूमेगा, नहीं तो उड़ जाएगा सीधा सीधा। क्लियर है? मुद्दा क्लियर हो गया? सर्कुलर मोशन समझ में आया, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया, ठीक है, ठीक है, सारी बातें क्लियर है। रनिंग नोट्स भी आप ले सकते हो, जो जो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं वो आप लिखते जाइए, ठीक है। नोट्स बनाने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है, हेडिंग दो, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो जो मैंने लिखा था, जो जो बताया था, वो सीधा सीधा लिखते जाओ, पॉइंट वाइज बनाओ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। एक हाथ कोई आदमी का डायग्राम बनाना है ऐसा घुमाते हुए, वो आप, आपका जो भी कलाकृति है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नाउ टेल मी, मून भी, चंद्रमा, मून, इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड गोज अराउंड द अर्थ इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। मतलब ये जो चंदा मामा भी एक सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, अर्थ के आसपास घूम रहा है। तो कहना इसे अर्थ मून को खींच रहा होगा। अच्छा, कैसा खींच रहा है बताओ? ये मून है, ऐसा घूम रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे, या फिर एक ऑर्बिट, इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। ऑर्बिट पूरी तरह सर्कुलर नहीं होती है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूं कि इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट, एग्जांपल, ठीक है। इस पॉइंट पे मून के पास कुछ वेलोसिटी होएगा, लीनियर वेलोसिटी, जिसको मैं बोलूंगा v, ठीक है, इधर लिख दिया v, लीनियर वेलोसिटी। एंड अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अर्थ मून को खींच रहा है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब मुझे बताइए, ये वेलोसिटी और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इनके बीच में क्या बनेगा, एक बैलेंस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इस तरह से मून अपना चक्कर लगाते रहेगा, जब तक ग्रेविटी है तब तक मून घूमेगा। अगर अर्थ चला गया या फिर अर्थ की ग्रेविटी चली गई, तो मून कौन से डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में सीधा सीधा निकल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बीच में क्या बनता है? बैलेंस बनता है। एंड इसी प्रकार से सन ने अर्थ को पकड़ के रखा है, सन और अर्थ के बीच में भी क्या है? ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्थ क्या है, घूम रहा है। अगर सन गायब हो गया तो अर्थ सीधा सीधा लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में निकल जाएगा। इज दिस क्लियर? वेरी क्लियर, सुपर क्लियर। अच्छा आगे चले, चलो नया कंसेप्ट लेके आता हूं यहां पे। पुराने जमाने में प्लैनेटरी मोशन मतलब प्लैनेट्स का मोशन, सितारे जो हैं, स्टार्स हैं, उनकी जो पोजीशन है, इसका बहुत ज्यादा स्टडी होता था। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स थे, रोमन्स थे, इजिप्शियंस थे, ये लोग सदियों से, ठीक है, एंशिएंट टाइम से प्लैनेट्स का और स्टार्स का पोजीशन, मोशन वगैरह स्टडी करते आए हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा जो स्टडी था वो आंखों से होता था। गैलीलियो के आने के पहले, बिफोर गैलीलियो, ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशंस वेर मेड विथ नेकेड आइज। गैलीलियो के पहले ये सारा ऑब्जर्वेशन नेकेड आइज, नंगी आंखें, मतलब डायरेक्टली अपने आंखों से देख के ही स्टडी किया जाता था, ऑब्जर्वेशन किया जाता था। लेकिन गैलीलियो के आने के बाद ये सारा ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप से होने लगा। अच्छा, गैलीलियो ने खुद टेलीस्कोप नहीं बनाया था, टेलीस्कोप किसी और ने बनाया था, लेकिन गैलीलियो सर ने, इन्होंने मॉडिफाई किया उस टेलीस्कोप को, बहुत मॉडिफाई किया, ज्यादा एडवांस्ड बनाया एंड बाद में बहुत सारा स्टडी किया, प्लैनेट्स का, पोजीशंस का, स्टार्स का, बहुत कुछ स्टडी उन्होंने किया। ठीक है, चलो इसी के साथ साथ फिर आते हैं हमारे जोहानेस केपलर। वैसे जे है स्टार्टिंग में, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है योहानेस, योहानेस केपलर, योहानेस केपलर। ठीक है, लेकिन आप फिर एग्जाम में ऐसा मत लिख के आना योहान, ठीक है, इसलिए मैं उसको जोहानेस ही बोलूंगा ताकि आपको याद रहे, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है योहानेस केपलर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। इन्होंने 3 लॉ दिया प्लैनेट का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, एंड एग्जाम में ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, केपलर्स लॉज। 3 लॉ है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, या फिर कोई एक्टिविटी आ सकती है। आइए समझते हैं। ठीक है, बिफोर वी अंडरस्टैंड द लॉ, मैं थोड़ा पानी पी लेता है, प्यास लगी मेरे को। आता बगा, मैंने कोन लिया, आइसक्रीम खाते हो सब लोग, कोन रहता है नीचे, कॉर्नेटो खाया है तो कोन रहता है, वॉफल कोन भी मिलता है, नेचुरल आइसक्रीम खाया रहेगा तो ये कोन है। ठीक है, इसको अगर मैं एक इंक्लाइंड प्लेन से काटूं, कौन सा प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन से मैंने उसको काटा तो मुझे यहां पे एक सेक्शन मिलेगा। ये जो सेक्शन है या फिर ये जो कर्व है बेसिकली एक ओवल शेप है। कौन सा शेप है, ओवल शेप। इसको हम हमारे ज्योमेट्रिकल टर्म्स में एलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिप्स। ये जो शेप है ना, हम उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, ओवल बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में इसको क्या बोला जाएगा, एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स क्या होता है, एलिप्स इज द कर्व obtained when a cone is cut by an inclined plane। सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गई कि एलिप्स होता क्या है। ठीक है, अब ये जो एलिप्स होता है ना, इसके 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, F1 एंड F2। एंड ये जो फोकल पॉइंट्स है ना, देखो सिंगुलर रहेगा, एक रहेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, फोकस, फोकस। और जब मैं दोनों की बात करूंगा मतलब प्लूरल, प्लूरल क्या होएगा, ऐसा लिखा जाता है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप फोकाई भी कर सकते हो या फिर आप इसको फोसाई भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों चलता है। देखो अमेरिकन इंग्लिश होती है, फिर यूरोपियन इंग्लिश होती है, इंग्लैंड वाली इंग्लिश, तो दोनों जगह पे उनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो इसको आप फोसाई भी बोल सकते हो या फोकाई भी बोल सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। नाउ एलिप्स के पास 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, F1 एंड F2। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अच्छा चलो, केपलर का पहला लॉ क्या बोलता है कि प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, इट इज अ एलिप्स। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इसको एलिप्स भी बोल सकते हो या फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। ठीक है, अच्छा फिर 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, F1 F2। ठीक है, सन जो है हमारा स्टार, इट इज एट वन ऑफ द फोकाई या फिर फोसाई, जैसे भी आपको बोलना है। ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, फोसाई, एंड इट इज डिनोटेड बाय S। द पोजिशन ऑफ द सन, पोजिशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय S। कोई दिक्कत वाली बात, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन इज एट one of the foci,
द पोजीशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय एस, दैट्स इट। ये आपका पहला लॉ हो गया, बहुत ही सिंपल लॉ है, कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ एरियाज। अब देखो ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ एरियाज जैसा जैसा बता रहा हूं वैसा वैसा समझ के लो। इसका जो प्रूफ है ये आप 11th में पढ़ते हो, लेकिन यहां पे हमें प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ समझ के लेना है कि लॉ ऑफ एरियाज कहना क्या चाहता है। तो ज्यादा हम अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाले नहीं है, ठीक है, सिंपल समझ के लो क्या बोल रहा हूं। चलो मुझे बताओ, सन और प्लैनेट आपको दिख रहा है, सन और अर्थ दिख रहा है। अर्थ की पोजीशन अगर मैं बोलूं ए, अर्थ ए पोजीशन में है, ठीक है, और मैं सन और अर्थ को एक लाइन से ज्वाइंट करूं, अब ये लाइन नहीं है, मुझे बताओ ऐसा करके ऐसा, ये जो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इसको लाइन बोला है तो मैं इसको लाइन बोलूंगा। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन, ठीक है, एस ए। इतना समझ में आया। अब अपना प्लैनेट थोड़ा आगे गया, बी पोजीशन में आया, ठीक है, तो ये जो लाइन थी एस ए, वो लाइन ऐसे ऐसे आगे गई एंड उसने कुछ एरिया कवर किया। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन एस ए, उसने कुछ एरिया कवर किया, जैसे अपना प्लैनेट आगे गया, बी पोजीशन पे गया, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा एरिया कवर किया, ये वाला, ये एरिया कवर किया। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन, उसने कुछ एरिया कवर किया। अच्छा, अपने प्लैनेट को ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाने के लिए कितना महीना लगा, फॉर एग्जांपल 1 मंथ लगा, तो 1 मंथ में कितना एरिया कवर हुआ, एरिया ए एस बी। इज दिस वेरी क्लियर, कम ऑन यस और नो। इन 1 मंथ कितना एरिया कवर हो रहा है यहां पे, एरिया ए एस बी, ठीक है। चलो फिर एक पोजीशन कंसिडर करते हैं, पोजीशन सी। अगेन लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन, सी एस। अब अपना प्लैनेट थोड़ा और आगे जाएगा, सी से लेके वो डी पोजीशन में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, सी से डी जाने को भी कितना टाइम लगता है, 1 मंथ लगता है, फॉर एग्जांपल कितना टाइम लगता है, 1 मंथ। तो वापस लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, उसने कुछ एरिया कवर किया, ये एरिया, ये कितना एरिया है, एरिया सी एस डी, ठीक है, यहां लिखा हुआ है एरिया सी एस डी भी 1 मंथ में कवर हो रहा है। तो हमारा लॉ क्या कहता है, सिंपल भाषा में, एरिया ए एस बी विल बी इक्वल टू एरिया सी एस डी, ये अपना लॉ कहता है, ठीक है। समझ के लेते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे पता नहीं बहुत बच्चों को ना दिक्कत होती है समझने में, आराम से बता रहा हूं। द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन, ठीक है, इट स्वीप्स, स्वीप्स मतलब क्या, कवर्स, स्वीप मतलब कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ए से बी जाने को, ध्यान से सुनना, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने को 1 मंथ लगा, 1 मंथ में एरिया ए एस बी कवर हुआ। वैसे ही सी से लेके डी जाने को भी 1 मंथ लगा, 1 मंथ में एरिया सी एस डी कवर हुआ। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि एरिया ए एस बी विल बी इक्वल टू एरिया सी एस डी। नहीं समझा? अच्छा, एक और एग्जांपल मान लेते हैं, हमारा प्लैनेट इधर पॉइंट ई पे है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन, चलो बनाते हैं। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग ची प्लैनेट एंड द सन, ई एस। फिर अपना प्लैनेट आगे आया, प्लैनेट अपना इधर आ गया, फॉर एग्जांपल ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। तो यहां पर भी ये कुछ एरिया कवर हुआ होगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि ई से लेके एफ आने को भी कितना टाइम लगा, 1 मंथ लगा, और 1 मंथ में कितना कवर हुआ, एरिया ई एस एफ। 1 मंथ में फिर से कितना एरिया कवर हुआ है, ई एस एफ। तो एरिया ए एस बी विल बी इक्वल टू एरिया सी एस डी विल बी इक्वल टू एरिया ई एस एफ, ठीक है। इक्वल एरिया कवर होते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इतना ही आपका लॉ कहता है, इतना ही हमें याद रखना है, ज्यादा हमें दिमाग नहीं चलाने का, ठीक है। ये कैसा हुआ, इसका प्रूफ आप 11th में पढ़ोगे। 11th में जब आप ग्रेविटेशन पढ़ते हो फिजिक्स में, तब ये सब आएगा। इसको प्रूफ भी करना है कि अच्छा प्रूफ करो एरिया ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी। अभी हमें नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ लॉ समझना है, इक्वल एरिया कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स इट, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, सिंपल सा लॉ है, ठीक है। चलिए थर्ड लॉ की बात करेंगे। नाउ मुझे बताओ, अपना प्लैनेट एक चक्कर लगाता है, एक रिवॉल्यूशन करता है सन के इर्द गिर्द, तो उसको कितना टाइम लगता है, टाइम टी लगता है। इसको मैं बोलूंगा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या बोलूंगा, पीरियड
ऑफ रिवॉल्यूशन। एक चक्कर लगाने को कितना टाइम लगा? टाइम टी लगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, बराबर है। तो अगर हमारा प्लैनेट यहां पर है तो अर्थ और सन के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन जब अपना अर्थ यहां पे होता है तो डिस्टेंस थोड़ा कम है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है। अच्छा, अगर अपना प्लैनेट इधर है तो डिस्टेंस ज्यादा है। तो देखो, जैसे जैसे ये सन है, यहां पे सन है, ठीक है, जैसे जैसे अपना अर्थ चक्कर लगाता है ऑर्बिट में, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस चेंज होते रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस। तो मैं क्या करता हूं, एक एवरेज डिस्टेंस निकालता हूं, सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके वगैरह, उसका मैं एक एवरेज निकालूंगा, उसको बोलूंगा एवरेज डिस्टेंस आर। बात समझ में आई? ठीक है, चलो, एक चक्कर लगाने को कितना टाइम लगा? टाइम टी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और एवरेज डिस्टेंस मैंने क्या बोला? स्मॉल आर। तो हमारा थर्ड लॉ क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, मतलब टी स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे मैं क्या लगाता हूं? इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, ऐसा लिखते हैं इसको, अल्फा। अल्फा मतलब क्या? इट इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अल्फा क्या होता है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इन्होंने क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टी स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, मतलब आर क्यूब, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस आर क्यूब, टी स्क्वायर अल्फा आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इतना इन्होंने बोला। अच्छा, अभी ध्यान से सुनना, अगर मुझे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है, अल्फा को हटाने का है, और मुझे वहां पे इक्वल टू लगाना है, तो मुझे यहां पे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। के क्या होता है? के इज अ कांस्टेंट। म्हणजे काय सर? नाही समजलं। कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू होती है। अल्फा हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, एक वैल्यू डालनी पड़ती है। ठीक है, तो के क्या है? इट इज अ वैल्यू, दैट्स इट, इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ऐसे मेरा इक्वेशन बनता है। अब ये आर क्यूब को अगर मैं यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में लेके आऊं तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ऐसा लिख सकते हैं, डब्बा बना देंगे इसके ऊपर, क्यूट। ये बन गया अपना केपलर्स थर्ड लॉ, सिंपल। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। सर के क्या है? नहीं समझ में आ रहा है। इट इज अ वैल्यू, और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू को, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट, दैट्स इट। दिस इज योर केपलर्स थर्ड लॉ। Square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of planet from the sun. That's it. This is clear so far, so good. अच्छा, अभी आते हैं अगले पढ़ाओ पे। एक एक पढ़ाओ अपना हो रहा है, तो वैसे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाएगा। रनिंग नोट्स आप बनाते जाइए अपने अपने, जो जो लॉ बताए मैंने 3 लॉ, वो आप लिखते जाइए, उसका साथ साथ में डायग्राम वगैरह बनाओगे तो भी आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। दिस इज आईएमपी, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। म्हणजे काय सर? मतलब एक अर्थ का बात करते हैं। अच्छा, अर्थ मुझे अट्रैक्ट करता है? हाँ करता है। अर्थ इसको अट्रैक्ट करता है? हाँ करता है। गिर रहा है ना नीचे, इसको अट्रैक्ट करेगा? हाँ करता है। उसी तरह अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है? हाँ। क्या मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? हाँ। अर्थ मुझे अट्रैक्ट करता है, क्या मैं अर्थ को अट्रैक्ट करता हूं? हाँ करता हूं। ठीक है, जितने फोर्स से अर्थ मुझे खींचता है उतने ही फोर्स से मैं भी उसको खींचता हूं। ठीक है, जितने फोर्स से अर्थ मून को खींचता है उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को खींचता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही इधर से भी लग रहा है। ठीक है, क्या ये जुपिटर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, क्या अर्थ और जुपिटर के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा? हाँ होगा। जितने फोर्स से अर्थ खींचेगा जुपिटर को उतने ही फोर्स से जुपिटर भी खींचेगा। क्या मून और जुपिटर के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा? यस। एक स्टार ले लो, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, अपने गैलेक्सी के अंदर का एक स्टार है, क्या अर्थ और उस स्टार के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा? यस होगा।
अच्छा, क्या मेरे और इसके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है? हाँ है। जितने फोर्स से मैं इसको खींचता हूं उतने ही फोर्स से ये भी मुझे खींचता है। मेरा जो रिमोट है, क्या ये स्टैंड है छोटा सा, इसके और मेरे बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है? हाँ है। जितने फोर्स से मैं इसको खींचता हूं उतने ही फोर्स से ये भी मुझे खींचता है। आप घर पे बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपके और मेरे बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है? हाँ है। जितने फोर्स से मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं उतने ही फोर्स से आप भी मुझे कर रहे हो। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम डेफिनेट फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसका डेरिवेशन भी हमें लिखना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनता है फॉर्मूला, आइए समझते हैं। तो न्यूटन ने बोला लेट अस टेक टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करता है उतने ही फोर्स से दूसरा ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद इक्वल फोर्स। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को कुछ मास दे देंगे, पहले वाले का m1, दूसरे वाले का m2। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। ये मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस f1 इंटू m2। एंड ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा जिसको मैं बोलूंगा d। अच्छा, इसको आप d भी बोल सकते हो, इसको आप r भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, यहां पे आपके टेक्स्ट बुक में d दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज d। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब अभी डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो मुझे बताओ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बराबर, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऐसे भी आप दो इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, ऐसा भी बना सकते हो और ऐसा भी बना सकते हो। फिर दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो वो आपको ऐसा दिखेगा, है ना। दोनों को कंबाइन करके लिखा तो ऐसा दिख रहा है, F is directly proportional to product of the two masses m1 into m2 inversely proportional to square of the distance, मतलब अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, m1 अपॉन m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर, दैट्स इट। अभी मेरे को ये अल्फा हटाने का है, अल्फा हटाने का है, इक्वल टू लगाने का है, F इज इक्वल टू, तो यहां पे मुझे एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट है अपना कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू हमें याद करना है। वैल्यू कहां से आता है? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड बाय द साइंटिस्ट्स। ठीक है, तो F इज इक्वल टू जी, जी क्या है? कांस्टेंट है, m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये बन गया आपका फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एन एम स्क्वायर के जी -2 रेस टू -2, ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब ये बीच में जो ये डिवीजन है ना, ये हटा करके kg रेस टू -2 ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 6.67 इंटू 10 पावर -11। ठीक है, g इज इक्वल टू 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लिख दू इधर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब एग्जाम में और कैसा क्वेश्चन बनता है? एग्जाम में पूछ सकते हैं, अगर मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मतलब मान लो ये जो m1 है उसको मैंने 2m1 बना दिया, तो ये फोर्स कैसे चेंज होगा? क्या फोर्स में कोई चेंज आएगा? हाँ, तो F इज इक्वल टू जी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो मुझे बताओ, ये जो 2 है उसको मैं पहले ले लूं, यहां लिख दूं, और बाकी सब कुछ मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल होगा, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर मैं डबल करता हूं तो पूरा फोर्स डबल हो जाता है। इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट is doubled, the force will also double। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट,
इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द फोर्स विल ऑल्सो डबल, फोर्स डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्या पूछ सकते हैं, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर ये जो डी स्क्वायर है वो जो डी है वो बेसिकली 2d हो जाए, डिस्टेंस डबल हो गया, तो इसको क्या करेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 2d होल स्क्वायर, बराबर है। अच्छा, तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 है ना उसको मैं अगर थोड़ा बाहर निकालूं तो ऐसा 1/4 साइड में ले सकता हूं और बाकी पूरा ब्रैकेट में डाल दूं, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। तो मुझे बताओ फोर्स क्या हो गया, 1/4 हो गया, फोर्स क्या हो जाएगा 1/4। तो जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इफ द डिस्टेंस, आंसर कैसा लिखने का देखो, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड फोर्स विल रिड्यूस, कितना रिड्यूस हो रहा है 1/4 हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड फोर्स विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ऐसा लिखने का। इसको क्या लिखने का, द फोर्स विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ऐसे लिखने का। क्लियर है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलो, अब ये आपका एक्चुअल पीवाईक्यू है, ये आपका एक्चुअल पीवाईक्यू एग्जाम में क्या पूछा गया था, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें आप क्या लिखोगे पता है, इसमें आप दोनों लिखो, पहले लिखोगे एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ डेफिनेट फोर्स, ये लिखा। इसके बाद लिखोगे दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पूरा लिखना है, जो भी मैंने दो चीज आपको बताई, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स, वो लिखा, उसके बाद आपने वो स्टेटमेंट लिखा, तो पूरा लिखने का। पेन गिर गया मेरा, समझ में आ रही है बात, पूरा लिखने का। उसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड, मतलब 3D हो गया, हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज, ये मेरे को बताओ क्या होएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 3d होल स्क्वायर, ऐसा लिखा। तो मुझे बताओ जी m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर हो जाएगा, वो 1/9 में साइड में ले लिया, तो क्या बचा जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स विल रिड्यूस, क्या लिखोगे आप, ये बी वाले का आंसर क्या लिखोगे, फोर्स विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 9, द फोर्स विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 9, ऐसा लिखने का, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया तो फोर्स विल बिकम डबल, ये हमने ऑलरेडी करके देखा, ठीक है। समझ में आया क्या करने का, कैसा करने का, ओके। मूविंग फर्दर, चलो टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, कितना बज रहा है, चलो बहुत लंबा लेक्चर नहीं करना है। वैसे देखो ग्रेविटेशन चैप्टर समझने जाते हो तो थोड़ा टाइम तो लगता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो नई है, न्यू है, ठीक है। चलो अब यहां पे सवाल क्या है, व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो अपने को आना चाहिए। बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कुछ भी यहां पे डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सुनते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है सब कुछ, तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना कि हाँ भाई समझ में आया, थैंक यू सर, इतना भी बोल दोगे, यस वी वांट द सीरीज टू कंटिन्यू, इतना भी बोल दोगे, कुछ भी लिखोगे, थोड़ा एक मोटिवेटिंग होता है टीचर के लिए, दैट्स इट। व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब क्या, न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया एफ अल्फा m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ऐसा लिखा, अल्फा लिखा है ना मैंने, इसलिए मैंने जी नहीं लगाया, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो न्यूटन ने ऐसा क्यों अज्यूम किया कि जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 1/d स्क्वायर, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, ये पूछा है। व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस, व्हाई इज फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्या उन्हें सपने में आया, क्या कोई उनको कान में आके बता के गया, नहीं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके उन्होंने प्रूव किया।
तो कैसे प्रूफ किया ये हमें समझना है, ठीक है, आइए समझते हैं। ही वॉज हेल्प्ड बाय केपलर्स थर्ड लॉ। अच्छा, केपलर का थर्ड लॉ क्या है? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। के क्या होता है? वैल्यू होती है। कॉन्स्टेंट क्या होता है? वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ यूज करके उन्होंने अपना इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस प्रूव किया। कैसे किया आइए समझते हैं। अच्छा चलो, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं सर्कुलर मोशन में ऐसा घुमा रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास है m। अच्छा, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है या फिर सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस होगा r, ठीक है। एंड इसके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी कितनी है? v, ठीक है, यहां लिखा हुआ है टेंजेंशियल वेलोसिटी v, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लर्न कर लेने का। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। एंड आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। अब वैसे ही मेरे को बताओ, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा, मुझे पता है कि इट इज अ एलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक सर्कल दिखाया मैंने, ठीक है। सन है, अर्थ ऐसा चक्कर लगा रहा है, ठीक है। नाउ अर्थ का मास क्या है? मान लेते हैं अर्थ का मास है m। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड अर्थ के पास भी कुछ लीनियर वेलोसिटी रहेगा v, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, नाउ यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r। m क्या है? मास ऑफ अर्थ। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, ये वाली, ठीक है। एंड r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? ग्रेविटी से आ रहा है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रहा है? अरे यस और नो? सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। गंगाधर ही शक्तिमान है, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मैं क्या बोलता हूं? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये जो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, यही F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, सेम चीज है। इन दिस केस सन और अर्थ की बात करूं तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इट इज सेम एज जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यस और नो? समझ में आई बात? अच्छा, अभी सुनो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम बचपन से सुनते आए हैं स्पीड का फॉर्मूला। अच्छा, यहां पे स्पीड के जगह पे मैं अगर v लिखूं, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है मेरे को बताओ। अगर अर्थ एक चक्कर लगाता है ऐसा, तो वो सरकमफेरेंस कवर कर रहा है। अपना जो सर्कल है वो सरकमफेरेंस कवर कर रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मुझे बताओ? ये 2πr हो जाएगा। एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? सरकमफेरेंस 2πr। और टाइम कितना लग रहा है? कैपिटल टी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहां पर v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर ये जो फोर्स लगा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या बोला है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पर v के जगह पे जो अपनी लीनियर वेलोसिटी है उसके जगह पे हमने जो ये लिखा है 2πr अपॉन टी, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो m सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, v के जगह पे लिखा 2πr अपॉन टी, ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन r, ऐसा लिखा। अब इसको थोड़ा आगे कैलकुलेट करेंगे। मुझे बताओ, f इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 4 लिखा पहले, उसके बाद m लिखा, ठीक है। पाई का स्क्वायर क्या होगा? पाई स्क्वायर। r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दो चाहिए तो, अपॉन r। यहां तक फॉलो कर रहे हो? ज्यादा कुछ भी नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया, 2 का 4 हो गया, पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन r। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या मुझे बताओ? f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय r। ऐसा लिखा तो भी समझ में आता है? अच्छा, अब ये जो डिवीजन है वो हटा के अगर मैं मल्टीप्लीकेशन ले लूं तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मतलब यहां पे डिवीजन हटा के मैंने मल्टीप्लीकेशन डाला तो r का रेसिप्रोकल 1 अपॉन r हो गया, ऐसा भी होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहां पर जो ये r स्क्वायर है इसको मैं r इंटू r ऐसा लिख सकता हूं। तो फिर क्या होएगा? अब कैंसिल कर सकते हैं ये वाला r और ये वाला एक r।
तो कुल मिला के क्या बचा आपके पास, F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर R अपॉन टी स्क्वायर, ये बचा आपके पास, ठीक है। 4m पाई स्क्वायर R अपॉन टी स्क्वायर बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्यों किया मजा आ रहा था, खुजली था तो कर लिया, इनटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा नाउ ये आर और ये आर स्क्वायर कुल मिला के आर क्यूब बन सकता है, ठीक है। तो 4m पाई स्क्वायर वैसे लिखा, इनटू ब्रैकेट आर और आर स्क्वायर मिला के आर क्यूब लिखा है मैंने यहां पे, ठीक है। अच्छा फिर नीचे डिनोमिनेटर में मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट करूंगा, अदला बदली, ये टी स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा, आर स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा, ठीक है। चलो तो अपॉन आर स्क्वायर इधर लिखा और टी स्क्वायर वहां पे लिखा, तो मुझे क्या मिला, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर मिला। नाउ केपलर का थर्ड लॉ क्या था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो इसका उल्टा अगर किया, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, उल्टा करो ना इसका, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के, रेसिप्रोकल, उल्टा किया ना। तो इधर ये पूरा जो टर्म है आपका आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन के। तो एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के। इतना समझ में आया, कम ऑन नो, समझा। अब इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, चलो और सॉल्व करते हैं। तो क्या मिला, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। अभी ध्यान से सुनना, मुझे बताओ 4 एक वैल्यू है ना, क्या वो वैल्यू चेंज होगी, नहीं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको आप चेंज नहीं कर सकता है। अच्छा मास ऑफ अर्थ एग्जांपल, क्या वो चेंज होने वाला है, नहीं, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट वैल्यू है। पाई 3.14 मालूम है ना, उसको भी चेंज नहीं कर सकते, तो वो भी कांस्टेंट है। और ये के, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, साइंटिफिकली कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू है ना, कांस्टेंट है। तो ये पूरा टर्म 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, ये पूरा चीज क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा आर कांस्टेंट है क्या, अपना ऑर्बिट कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है, मतलब ये जो आर है वो चेंज होते रहता है ना, सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होते रहता है। सो इट इज वेरिएबल। ये कैसा है, वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। सो नाउ व्हाट विल हैपन, मेरे को बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता है, फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, पूरा चीज क्या है, कांस्टेंट है, पूरा चीज कांस्टेंट। अच्छा ये पूरा क्या है, कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा मिला अपने को। कम ऑन यस और नो, बहुत ही सिंपल चीज है। अब मुझे बताओ कांस्टेंट अगर हटा दूं तो ये इक्वल टू हटा के मैं इधर अल्फा लगा सकता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। सो फोर्स इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन गंगाधर शक्तिमान, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन, स्टीव रॉजर कैप्टन अमेरिका। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। So gravitational force is inversely proportional to square of the distance between the two objects. तो यहां से hence proved, thus proved। अब इसको आप एक बार लिख के पूरा सॉल्व करो। कहानी की शुरुआत कहां से करनी है आपको बोलना है फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r है, और v के जगह पे क्या डालना है, 2 पाई r बाई टी। यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। और उसके आगे आगे सॉल्व करते जाओ तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, thus proved, ठीक है। बस तो हमने आज क्या क्या देखा मुझे बताओ। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैच द फॉलोइंग है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये बाद में करेंगे। आज हमने व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स ये पढ़ा, इसका डेफिनेशन अपन ने देखा था, ठीक है, लर्न करना है आपको। राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर, ये हमने किया। हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी हमने पूरा डेरिवेशन किया। तो ये सी वाला आंसर अपना हो गया, और यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स अपना हो गया। और बहुत सारी चीजें हैं जो अगले लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।